नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश यादव। हमारे खास डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में घोसी उपचुनाव में भाजपा बसपा के वोट को अपने पाले में लाने में फैल रही, ऐसे में बीजेपी के खेमे में अपना पूरा फोकस इस ओर कर दिया है कि पता लगाया जाए दलित वोटर्स को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए दलित नेता क्या कर रहे हैं। वहीं इसी रणनीति को लेकर बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति एवं महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं उससे जो विधायक लगभग 17 जो अनुसूचित जाति के सांसद और 64 विधायकों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में मोर्चा के बस्ती संपर्क एवं संवाद कार्यक्रम को तेजी से गांव-गांव तक चलाने पर भी चर्चा की गई है। आज हम इस चर्चा में भाजपा की इस बैठक के मायने क्या हैं और क्या यह लोकसभा की तैयारी से जोड़कर देखी जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, आपका उससे परिचय करा दें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी जुड़े हैं। इसके साथ ही हमारे साथ आदर्श कटियार जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। साथ ही वीर सिंह जादौन जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो अपना पक्ष रखेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए मुद्दों पर क्या किसने क्या कहा वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को शुरुआत करेंगे। बोले आज एक बड़ी बैठक है आपके अनुसूचित मोर्चे की, रणनीति बनेगी, तमाम अभियान चलाए जाएंगे। मैं खुद में दलित हूँ और 5 बार चुनाव जीती हूँ। दलितों में बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि दलितों के लिए सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। महिलाओं को 33% का आरक्षण पास हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उनको मंजूरी दे दी है, आरक्षण लागू हो गया है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आरक्षण संगठन में देने का काम करती आ रही है और अब लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित मोर्चे की बैठक हो रही है और लगातार जिस तरह से अनुसूचित मोर्चे के द्वारा दलितों के बीच एक पैठ बनाई जा रही है, अक्टूबर के महीने में एक बड़ा सम्मेलन है। दलित किस तरह से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है और क्या नीतियां हैं जो आप लोग दलितों को जोड़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर बताना चाहता हूँ, एससी एसटी एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता, अगर पीड़ित है तो पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है, और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। हम सूचित एजेंडे रहेंगे, चुनावी ये सब मीटिंग में जाने के बाद एजेंडा और मीटिंग, ये क्योंकि हमारे नेतृत्व लेने वाले हैं मीटिंग, तो उनको पता है और वो हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद आप लोग बात करेंगे तो ज़्यादा। महिलाओं का वोट प्रतिशत क्या लगता है इस बार बढ़ेगा बीजेपी के खेमे में? निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं का ये इतने दिन से इंतजार, पूरे देश की महिलाओं को आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत और आत्मनिर्भर और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में आगे आएंगी। और महिलाएं सिर्फ काम करती थी, उनको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा थी, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं रहती थी। अब सभी पार्टियां विवश होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएं। तो जैसा कि आपने भाजपा की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबी देवी को सुना, उन्होंने कहा मैं खुद भी लगभग 5 बार से विधायक हूँ और दलित हूँ, तो दलितों का भाजपा के प्रति अच्छा रुझान है, लेकिन घोसी चुनाव में ऐसा शायद देखने को नहीं मिला। सबसे पहले मैं हमारे भाजपा प्रवक्ता से पहला यही सवाल लूँगा कि घोसी उपचुनाव के बाद वीर सिंह जादौन जी, क्या पार्टी को इस समझ में आया कि दलित वोटर जो कोर वोटर है उत्तर प्रदेश का, वह भाजपा से अभी भी कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि दूरी नहीं बनाई हुई है, क्योंकि भाजपा लेके चलती है।
चाहे दलित हो, उसको वोट की राजनीति नहीं करती है, उसको सब सर्व धर्म सबको साथ में लेके चलती है। और कुछ गलतियां हमसे हुई हैं जो ओसी सीट पे हम नहीं मुझे हो पाए, उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं। आप मानते हैं जादौन साहब कि आपकी पार्टी से गलतियां हुई और घोसी का उपचुनाव आप हार गए, इसके बाद अब इस बैठक को क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल, तो हमारी तैयारी हमेशा चलती रहती है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। चुनाव की तैयारी, चुनाव से कोई मतलब नहीं, हमारी तैयारी हमेशा चलती रहती है। लेकिन इसकी ये तो हम हार अपनी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं, जिस गलती के कारण हमें हार का सामना करना पड़ा है। और जो गलतियां हमसे हुई हैं उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। डीपी यादव जी, जैसा कि आपने सुना, जादौन साहब ने कहा कि उनकी पार्टी से गलतियां हुई। आपकी सरकार भी लंबे समय से प्रदेश में रही, और क्या मानते हैं जो अनुसूचित जाति से जुड़ा वोटर है, महिला वोटर है, भाजपा उसको कहीं ना कहीं अभी भी अपने पाले में लाने से दूर है। ऐसे में आगामी चुनावों में सपा किस तरीके से इस वोटर को अपनी ओर लाने में कामयाब होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, और समाजवादी पार्टी को सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का समर्थन प्राप्त है। और भारतीय जनता पार्टी, ये सही है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे देशवासियों को, और कहीं ना कहीं उन पर लोग विश्वास भी किए, प्रधानमंत्री जी पर। लेकिन उस विश्वास का नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश को कहीं ना कहीं ऐसे आग में झोंक दिया कि चारों तरफ नफरत फैली हुई है। नफरतिया राजनीति उन्होंने किया, नकारात्मक राजनीति उन्होंने किया, छल छल झूठ वाली राजनीति उन्होंने किया। क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, क्या बेरोजगार, क्या दलित, क्या पिछड़े, सबको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाइयों बहनों, मैं युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, उस नौकरी के वादे का क्या हुआ? 2 9 18 करोड़ नौकरियों का हिसाब प्रधानमंत्री जी आज देंगे? नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में कहा था, किसान भाइयों 2022 आते आते मैं आपकी आय दोगुनी कर दूंगा। और रिकॉर्ड ये कहते हैं कि आय दोगुनी कौन कहे? आज के तारीख में किसानों की आय जितनी थी उतनी भी बरकरार नहीं है, उससे कम हो गई है। तो किसान कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस कर रहा है, छला महसूस कर रहा है। और किसानों की ये हालात हो है कि आज देश में प्रतिदिन 35 किसान आत्महत्या कर रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है। अब आइए महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को कहीं ना कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनको ठगने का काम कर रहे हैं। उज्ज्वला के नाम पर इन्होंने कहा था मैं आपको गैस सिलेंडर दूंगा, गैस सिलेंडर दिया, 80% की रिफिलिंग आज हो नहीं रही है गैस सिलेंडर की। तो महिलाओं को भी इन्होंने ठगने का कहा। अभी इन्होंने महिला आरक्षण बिल पास कराया, जिसको इन्होंने शक्ति बंधन, वो पता नहीं क्या क्या नाम दिया, महिलाओं उसका नाम भी नहीं ले पा रही है। साधारण सा नाम था, महिला आरक्षण बिल नाम रखते, और उसको पता नहीं कहां से नाम ढूंढ करके लाए और संसद से पास करा दिया। उसमें जो है पिछड़ी जात के महिलाओं को, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो दलित महिलाएं, आरक्षण देना चाहिए, जिससे उनका कहीं ना कहीं विकास होता, जो उनकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित होती, उसको भी नहीं दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो डीपी यादव जी, जवाब ले लेते हैं। आपने कई सारे सवाल उठाए हैं, हमारे साथ जादौन जी जुड़े हुए हैं। जादौन जी, आप डीपी यादव को सुन रहे थे, क्या ये जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही जो उन्होंने नाम, जो महिला आरक्षण बिल का जो आपकी पार्टी ने नाम रखा है, उसको काफ़ी टिपिकल बता रहे हैं, महिलाओं को ही समझ में नहीं आ रहा है। नारी शक्ति वंदन जो नाम रखा, उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा हमारे भाई सपा के प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं, भाई इनका काम तो कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादा किया है वो पूरा किया है। रोजगार का मतलब यही नहीं होता कि आप बताइए 2 करोड़ नौकरी, पहले मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था, का जो वादा किया जब था आप बोल रहे थे मैं आपने, शांत था। जब मैं जवाब मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, उसको जवाब को नहीं, सुनिए। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों टीवी चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कि सब वादे पूरे कर दिया आपने? ये बताइए ना, अगर आप मैं पूरा सच बोल रहा हूँ, आपको चाहिए जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, केवल बहकाने का काम कर रहे हैं, केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, और सब प्रधानमंत्री जी से प्रेरित हो गए हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जनता 2024 में आपका जवाब देगी, हम नहीं जवाब देंगे, जनता आपको जवाब देगी। जनता चुन चुन करके मध्य प्रदेश में जनता तो जवाब दे रही है आपको।
आपको उत्तर प्रदेश में 2 बार हमने हराया, जनता ही तो जवाब दे रही है, कोई दूसरा जवाब थोड़ी दे रहा है। आपके कारनामों की बदौलत ही आप पीछे घोसी जा में रहे आपको पता चल हो। गया, कर्नाटक में आपको पता चल गया, घोसी में आपको पता चल गया, 2024 में आपको पता चलेगा, मध्य प्रदेश में भी पता चलेगा और आपको जो है राजस्थान में भी पता चलेगा, तेलंगाना में भी पता चलेगा। अब पूरा देश से आपका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। यादव जी, किसी गलत फहमी में मत रहिए आप। अरे भाई साहब, आप इस चीज को ध्यान रखिए, आपका बिस्तर कहाँ लगेगा? आप तो कहीं भी नहीं है, ना आप उत्तर प्रदेश में है, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना कर्नाटक में। आप किस जगह हैं? आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। पूरे देश की बात हम करते हैं और आप अब देश में है कहाँ? आदर्श जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता आदर्श जी भी जुड़े हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। प्रदेश में 21% दलित वोटर है। आपकी पार्टी इस वोटर को, कोर वोटर को आपकी तरफ चुनाव में लाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या योजनाएं लेके आएंगे? साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा ने तैयारी शुरू की है, इस इंडिया गठबंधन का क्या प्लान है इस कोर वोटर के लिए? सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज के सभी दर्शकों के साथ साथ अपने पूरे पैनलिस्ट को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और चूंकि मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आपके बीच में बैठा हूं, पूरी डिबेट का जो श्रेय, जो केंद्र बिंदु है, वो महिला आरक्षण है और दलित है। आप देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ को दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और इसके अलावा जो है एसटी के लोग, आदिवासी समाज के लोग याद आते हैं, क्योंकि यही वोट बैंक है। इस देश की आबादी का 80% से ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग। मैं आपको सिर्फ इतना ही याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि आज सदन में पूर्ण बहुमत से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जिसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, भाजपा के प्रवक्ता जी को। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारा जो टीम था, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी का सपना था कि देश की महिलाओं को, देश की माताओं बेटियों को आरक्षण मिले, ताकि उनकी भागीदारी इस समाज में हो। जैसे उन्होंने 89 में पंचायत राज में जो है आरक्षण की व्यवस्था की, उसमें सभी महिलाओं को, जो ओबीसी, एसटी, एसटी की महिलाएं थी, उनको अलग से रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दिया। इस तरीके से कांग्रेस चाहती थी कि इस आरक्षण में भी, इस बिल में भी इस तरीके की व्यवस्था होती। चूंकि इतिहास बहुत लंबा है, कांग्रेस सदैव महिला आरक्षण के साथ रही है। 1931 में आदर्श जी, महिला बिल की आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब, मुझे अफसोस है, जब ये बिल बनाया गया उस समय इसमें ओबीसी को उनका हक नहीं दिया गया, अब दोबारा से उसकी मांग कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता रणबीर सिंह यादव जी, क्या कांग्रेस अपनी कथनी और करनी के फर्क से जूझ रही है? नहीं, कांग्रेस ने, अब अगर बिल लाया था, राजीव गांधी ने लाया था, उस समय इन्होंने ओबीसी का, तब इनको ध्यान नहीं था क्या? इसके जब ये लाए, कभी भी ने ओबीसी को लिया हो। आज जब भारतीय जनता पार्टी जब लेके आई है, उसने तब इनको ओबीसी याद आ रहा है। इन्हें 70 साल में इनको ओबीसी याद नहीं आया क्या? इन्हें 70 साल का शासन किया है, तो कभी भी ओबीसी का नाम ले लेते। आदर्श जी, मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी की सभा थी, उसमें भी उन्होंने ओबीसी आरक्षण से लेकर जातिगत जनगणना की बात की है। कांग्रेस का स्टैंड जो है वो क्लियर क्यों नहीं है? आखिर या तो आप जो बात कर रहे हैं उसे स्टैंड उसका क्लियर रखें हमेशा। कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है। मैं आपको बता दूं, 89 में जो हमारा बिल पास हुआ था महिला आरक्षण को लेकर के, उसमें स्पष्ट था। आज आप देख लीजिए, अपने प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव जो होते हैं, उसमें महिला आरक्षण के साथ साथ उस आरक्षण के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। क्योंकि 2000, यादव जी जो बता रहे हैं 2010 के बिल की बात कर रहे हैं, 2010 में जो बिल महिला आरक्षण पे पास हुआ था सदन में, क्योंकि उस सदन में पास हो पाया था, हमारा जहां पूर्ण बहुमत था, राज्यसभा में हुआ था। हाँ, वही मैं बता रहा हूं, मैं राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन निम्न सदन में हमारा बहुमत नहीं था।
हमारा जो है पास नहीं हो पाया बिल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता थे, आडवाणी जी, अटल जी जैसे बड़े नेताओं ने हमें वोट नहीं दिया था इस महिला आरक्षण को सपोर्ट करने के लिए। आज लेकिन इन्होंने किया, हम आज भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि आज आप देख लीजिए पूरे देश में भेड़ बकरियों, शेर, चीता, बिल्ली, छछूंदर सबके जनसंख्या की बात हो रही है, सबकी जनसंख्या होती है, काउंटिंग होती है, बाकायदा उनको टैग लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गौ माता को भी टैग लगाया, भैंसों को भी टैग लगाया, सबके टैग लगा हुआ है। क्या इस देश की जो 90% आबादी है उनको टैग नहीं लगना चाहिए? उनकी संख्या के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? हमारा राहुल जी का सिर्फ स्पष्ट कहना है, जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी, हम पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी के लोग और आदिवासी समाज के लोग जितने भी हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, उनको तभी हक और सम्मान मिल पाएगा जब हमारा जातिगत जनगणना हो जाएगी। उसी हिसाब से हमारी संख्या के हिसाब से ही जब तक हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक हमारा भला नहीं होने वाला है। तो राहुल जी का संदेश स्पष्ट है। चलिए डीपी यादव जी, आपसे एक सवाल है मेरा। केंद्रीय राज्य मंत्री भाजपा कौशल किशोर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद, महिला जो विधेयक है उसको हमने लागू किया है। आखिर वजह क्या है? क्या भाजपा के नेता इस विधेयक को लेकर जनता में भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, जबकि लागू तो इसके होने की अभी डेट ही क्लियर नहीं है, सिर्फ सदन में पास होने को ही लागू कहकर क्या वोट बैंक को भटकाने का प्रयास चल रहा है? बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी करती क्या है? भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रम फैलाने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है, जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नीयत ठीक रहती, प्रधानमंत्री जी की नीयत ठीक रहती महिलाओं के प्रति, तो निश्चित रूप से 2014 में उनकी सरकार बनी, 2015, 2016, 2017, 2018, 19 में दोबारा उनकी सरकार बनती है, तो 19 में भी उनको कोई ख्याल नहीं आता है। 19 बीतता है, 20 बीतता है, 21, 22 और 23, जब उनके चली चला की बेला आ गई, जब वो समझ गए कि सभी वर्गों को कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अब विश्वास नहीं है, महिलाएं भी हमसे दूर जा चुकी हैं, तब उन्होंने अंतिम जो 2-4 उनके महीने बचे हुए हैं उसमें ये बिल पास किया। वैसे भी ये समझना चाहिए कि जब सरकार अपने अंतिम कार्यकाल 6 महीने जो बचते हैं उसमें कोई बिल पास कराती है, कोई लोक कल्याण की बात करती है, तो निश्चित रूप से ऊपर भ्रम फैलाने का काम करती है, लोगों को ठगने का काम करती है। अब आप मान के चलिए मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, मई में सरकार गठित हो जाएगी, लेकिन इस जो बिल है महिला आरक्षण का पास हुआ है, इसका जब डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, 2029 के बाद पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तो ये महिलाओं को गफलत में रखने का काम करे। तो महिलाएं अब इतनी भोली भाली नहीं रह गई हैं, इतनी अब वो नासमझ नहीं रह गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ जाए। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को ठगने का काम कर रही है, जिसका खामियाजा उसको 2024 के चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। अभी जो चुनाव आ रहे हैं आप देखिएगा, जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, राजस्थान के विधानसभा चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, और इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ गया। घोसी के उपचुनाव में देखिए सभी वर्गों ने आपको नकार दिया, लगभग 45,000 से ऊपर की आपकी रिकॉर्ड हार हुई थी। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कौशल किशोर इसका जवाब ले लेते हैं जल्दी से वीर सिंह जादौन जी। डीपी यादव जी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद है कौशल किशोर, लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी डीपी यादव जी जवाब ले लेते हैं। डीपी यादव जी जवाब ले लेते हैं। यादव डीपी यादव जी जवाब ले लेते हैं। घोसी उपचुनाव घोसी की बात कर रहे हैं आप, रामपुर की तो बात कर ले। रामपुर की तो आपकी परमानेंट सीट थी, नहीं तो अब आपका जनाधार कहाँ गया? अरे उससे पहले आपकी गोरखपुर भी परमानेंट सीट थी। आपके मुख्यमंत्री जो गोरखपुर से जीत करके आए थे, कभी नहीं हारते थे, लेकिन वहां तो जनता ने हमारी आप बात कर रहे हैं, आप अपनी भी तो बात कर लो। आप कहाँ से सफल हो रहे हैं कि जिसमें आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सच्चाई अब समझ चुकी है जनता, अब आपकी दाल गलने वाले नहीं जादव साहब। अब आप जो झूठ, छल, छल और जनता को गुमराह करने की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, नकारात्मक राजनीति की बात करते हैं, अब उससे देश ऊपर उठ चुका है। लोग अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहते हैं, लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं। अब अम्बेडकर नगर में क्या हुआ देख लीजिए आप, वहां पर एक बालिका जा रही थी विद्यालय से और उसका दुपट्टा खींच करके उसकी हत्या कर दी सरेआम सड़क पर के। तो ये कहाँ का राज है? आप कैसे महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? जादव साहब जवाब दें। जादव साहब एक्शन हो रहा है, अगर कोई गलती करा उसमें एक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया है भाई।
काम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें सरकार उसमें ध्यान दे रही है, उसमें तुरंत एक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। और ये जनता अरे थोड़ा सुनने का भी प्रयास करिए ना, आप क्या बोलते हैं, सुनिए तो कम से कम, और अपनी बातों का जवाब तो लीजिए। उत्तर प्रदेश में सिपाही भी नहीं सुरक्षित है। महिलाएं जो हैं लखनऊ में 10-90 की जो सिपाही हैं, महिलाएं हैं, वो रात को घर जाती हैं, उनके साथ भी छेड़खानी हो जाती है। आप अपनी सरकार से तुलना कर लीजिए, आपकी सरकार से इसमें प्रतिशत 0 है। आप अपनी सरकार में देखिए क्या हालत है। ये जनता कुछ नहीं कहती है, ये ठगने का काम केवल आपको नहीं, आपकी पार्टी को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप बेचैन है। वुमेन पावर लाइन की हेल्पलाइन जो आदरणीय अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री चलाए थे, उसकी तारीफ अमेरिका तक हुई, और 10-90 को आपने तहस नहस करने का काम कर दिया, डायल 100 को तहस नहस करने का काम किया आपने। आप कहीं से कुछ भी काम नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप अगर यहाँ छेड़खानी करेंगे तो अगले चौराहे पर एमराज मिल जाएंगे। एमराज क्या, अगले चौराहे पर उससे ज्यादा उत्साह से कहीं ना कहीं मन चले छेड़खानी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब काम नहीं करें, इसीलिए तो सरकार में दोबारा आए उत्तर प्रदेश में, आप तो दोबारा भी नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश की यही अहंकार आपको ले जाएगा कि आप दोबारा आ गए। आपका जनाधार खत्म हो रहा है, आप कहीं भी नहीं है, अब इसी चुनाव में देख लेना। उत्तर प्रदेश की जनता अगर आप में क्षमता होती तो चुनाव अकेले लड़ते। उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में डिसअपियर होंगे, आप उत्तर प्रदेश से बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये नोट करके रख दीजिए। आपका अहंकार जो नफरत बोल रहा है, समय आएगा तब बताया जाएगा, जब समय आएगा तब आप देख लेना। तभी तो आप भागे घूम रहे हैं। 80 की 80 सीटें आप हारे। चलिए आदर्श कटियार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी पक्ष ले लेते हैं। आदर्श जी अपनी बात रखें। आदरणीय जादौन जी को मैं बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए गठबंधन है उसमें 38 दल थे, अब तो नहीं है, खैर वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसमें मेरा मानना यह है कि हो सकता है चुनाव रहते रहते 10 ही 12 बचे। हालांकि बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां तो एक भी नहीं बची हैं। और इंडिया गठबंधन की जहां आप बात करेंगे, आज 28 दल हैं, 26 से शुरू किया था, आज 28 हो गए, और अगली बैठक में जरूर 2-3 और बढ़ेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इंडिया गठबंधन इस चुनाव को हर सूरत में जीतेगा, क्योंकि आज जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा, समर्थन मिल रहा है। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता आज जनता जनार्दन की बात उठा रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं। किसानों, नौजवानों, आप तो बहुत बड़ी पार्टी थी, आप सहारा क्यों ले रहे हैं फिर इसका? आप क्यों ले रहे हो भाई? आप तो नंबर 1 पार्टी है। आप अकेले लड़ रहे हो क्या? आप अकेले लड़ रहे हो चुनाव? आज आपकी सरकार है तो क्या आपकी अकेले सरकार है? आज भी आपकी सरकार एनडीए की सरकार है, आज भी आपकी सरकार एनडीए की सरकार है। हम नहीं कह रहे हम बड़े दल हैं, हम तो बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन आप बड़े दल बनते हो तो आज आपकी उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में सरकार है, वो सारी सरकार गठबंधनों की है। कांग्रेस की आज भी 4 राज्यों में सरकार है जहां किसी का कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस हमेशा बात सरकारों की नहीं है, जनता का स्नेह है। आज हमें मिला, कल आपको मिल जाएगा, परसों किसी और को मिल सकता है। तो उसी को स्वीकार करिए ना। जनता जनार्दन के मुद्दे उठाते रहेंगे, हम उस नौजवान की बात उठाते रहेंगे जो रोजगार मांग रहा है, हम उस महिला की बात उठाते रहेंगे जो 400 का सिलेंडर मांग रही है, हम उस बेरोजगार की बात उठाते रहेंगे जो ग्रेजुएशन करने के बाद आज नौकरी ढूंढ रहा है। चले बी एस जादौन जी हाल ही में जो बैठक हुई उसमें जो विधायक और सांसद आए उन्हें बस्ती में संपर्क करने का जो निर्देश दिया गया, साथ ही रिपोर्ट तैयार कर उन्हें पार्टी को देनी है। इसके पीछे की क्या रणनीति है? क्या विधायक और सांसदों को जो पार्टी अब गाइडलाइन जारी कर रही है, ये पहले से ही ये काम नहीं कर सकते थे? क्या जनता के बीच जाने में इनको कोई दिक्कत थी? क्या घोसी उपचुनाव के बाद पार्टी को ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आई कि जो नेताओं, आपके सांसदों, विधायकों और जनता के बीच काफ़ी गैप आ चुका है? ऐसा नहीं है, हमारी चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमारी तैयारी बराबर चलती रहती है, हम जनता से संपर्क करते रहते हैं। बीच बीच में प्लानिंग चेंज होती है कि अब किस टाइप से करना है, किस टाइप से करना है। हमारी पूरी 5 साल तैयारी चलती रहती है, जनता के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आज चुनाव आ गया तो हमारा विधायक जाएगा, सांसद जाएगा। हमारे विधायक सांसद जाते रहते हैं,
और जिस विधायक सांसद में देखते हैं कि यहाँ ये खरा नहीं उतर रहा है तो उसकी जगह पे दूसरा तैयार कर देते हैं। लेकिन हमें तो जनता का काम करना है। अगर ये जनता का काम कर रहे थे तो फिर घोसी में क्यों आ रहे आप? ऐसा है ना कि कभी हार जीत तो ये तो होती रहती है, ऐसा नहीं कि हम ही हारते रहते हैं भाई। कभी हम हारे कभी वो जीते भाई, कभी कुछ कमियां रहेगी, कमियां को सुधारने की कोशिश आप करेंगे। मान रहे हैं कि आपके हारने का समय आ गया जादव जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने टीवी पर स्वीकार किया कि अब आपके हारने का समय आ चुका। बहुत अच्छी बात है। वैसे भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आपने सच्चाई स्वीकार की। मैं आपको साधुवाद देता हूँ जादव जी कि आप स्वीकार कर चुके हैं। चलिए चर्चा का समय हो चला है और बीजेपी ने इस बैठक को मात्र चुनावी रणनीति करार दिया है और बैठक के पीछे की यादव जी आप दल है, जनता का मैंडेट हस्ताक्षर स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा और चाहे कांग्रेस हो। जनता के मैंडेट को कोई नहीं नकार सकता है। जनता जनार्दन इस लोकतंत्र। लेकिन आज जिस तरीके से मोदी जी जनता की बात नहीं सुन रहे हैं वो गलत है और उसका हस्त्र भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। चर्चा का समय हो चला है, आगे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आगे तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।